हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अपना यूनिट 3 चैप्टर 2 कर रहे हैं। चैप्टर से अपने को फ्रिक्शन तो हम तक दी जी वीडियोज़ आप डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज़ उस आप फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं, फ्रिक्शन के पार्ट्स, फ्रिक्शन के टाइप्स, फ्रिक्शन के लॉज, ये सारा कुछ स्टडी कर चुके हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की होंदा है, उसका एक्सप्रैशन, उसका रिलेशन बनावांगे। फिर एंगल ऑफ रिपोज की होंदा है, उसका एक्सप्रैशन, उसका रिलेशन बनावांगे। क्लियर? एट फर्स्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्लियर करो पहले बेटा। इट मे बी डिफाइंड एज the angle made by the resultant of normal reaction and force of friction with the normal reaction। मतलब कि normal reaction and force of friction इन्हां दोनों का जो resultant होएगा, वो resultant normal reaction नाल जो एंगल बनाएगा, समझ गए? normal reaction एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का इन्हां दो चीज़ों का जो रिजल्टेंट होएगा, उस रिजल्टेंट वालों जो नॉर्मल रिएक्शन नाल एंगल बनेगा, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। पहला मैं तुहानू डायग्रामेटिकली समझाना है कि केड़ा एंगल होएगा, फिर आप उसका एक्सप्रैशन भी बनावांगे, उसका रिलेशन भी बनावांगे। ठीक है? तो बेटा डेफिनेशन तो आप मैं तुहानू डायग्रामेटिकली समझा रहा हूं। ये अपने को फर्स्ट सरफेस के ऊपर कोई ब्लॉक पे है, ब्लॉक हैविंग मास m। जी बेटा इसका मास m है तो इसका वेट कितना होएगा, वेट mg। वेट ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वो तो ये तो पहला भी दसे, इसका वेट होएगा mg एंड वेट ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है? नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा बेटा? नॉर्मल रिएक्शन पता ना की होता है, इस दे वेट ने सरफेस पे की कितना एक्शन, सरफेस इसको की देगा रिएक्शन, तो रिएक्शन 90 डिग्री पे लगता है। याद है ना बेटा नॉर्मल रिएक्शन तो न्यूटन थर्ड लॉ और ऐसे ओदो भी दस्या सी। नॉर्मल रिएक्शन ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ यूज कर चुके। तो बेटा is the weight acting vertically downward, normal reaction लगेगा surface to 90 डिग्री। अच्छा दोस्तों का नाम नॉर्मल रिएक्शन क्यों कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल इस करके क्योंकि सरफेस को 90 डिग्री पे लगता है, x at 90 डिग्री फ्रॉम द सरफेस, सरफेस को 90 डिग्री। रिएक्शन इस करके बिकॉज इट इज अ फोर्स ऑफ रिएक्शन। इस ब्लॉक ने सरफेस ने कितना एक्शन, सरफेस ने ब्लॉक को कितना रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर ब्लॉक सरफेस पे फोर्स लगाएगा तो सरफेस भी ब्लॉक पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। याद है ना एक्शन एंड रिएक्शन, उस एक्शन एंड रिएक्शन की बात चल रही है। ठीक है? सपोज करो अगर ए इस बॉडी पे अप्लाइड फोर्स लगे हुआ है, फोर्स, तब बेटा बॉडी का मोशन भी अगेन होएगा, मोशन अगेन होएगा तो फ्रिक्शन लगेगी, मोशन तो ऑपोजिट दोनों सरफेसेस के बिटवीन अलोंग द टेंजेंट लाइक दिस। दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट करना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन and normal reaction, force of friction and normal reaction का resultant करना है। resultant करने वास्ते सानू triangle law भी आता है, parallelogram law भी आता है। parallelogram law लगाना easy होता है, तो सिर्फ parallelogram law लगाओ तो इन्हां दोनों का resultant करो, force of friction पे normal reaction। parallelogram law किवें लगाने में याद है ना? parallelogram law लगाने से भी पहला आही वाली दो साइड्स को लेके parallelogram कंप्लीट करो,
उस पॉइंट चो जी डायगोनल पास करी, दिस डायगोनल इज एक्ट एज अ रिजल्ट, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। R1 is resultant of normal reaction and force of friction. Okay, ये आ गया बेटा रिजल्टेंट का जो नॉर्मल रिएक्शन का एंगल बनेगा, इस रिजल्टेंट का जो नॉर्मल रिएक्शन का एंगल बनेगा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बेटा इस एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। चेक करो ये एंगल किस से बने हैं, ये एंगल बने हैं रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन। रिजल्टेंट किस का, R1 किस का रिजल्टेंट है, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन के नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है, उस रिजल्टेंट ने नॉर्मल रिएक्शन का जितना एंगल बनाया हो, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यही का डेफिनेशन लिखिए, इट विल बी डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ these two forces, resultant of normal reaction and force of friction। normal reaction पे force of friction का resultant, normal reaction का जो एंगल बना है, that angle is known as angle of friction। तो बस ये फाइंड इधर रिलेशन भी बना लें। डेफिनेशन क्लियर होगी, डायग्राम में भी समझ आ गई भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन की होगा। ओके, तो बस इधर रिलेशन बनानी है। ओके बेटा एफ का फॉर्मूला याद है, एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं है, पिछले वीडियो शुरू कराया इसने, एफ इज इक्वल टू म्यू आर होता है ना। अच्छा पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये वाली साइड एफ है, इधरली साइड भी एफ है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल। हम अजे यार ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मुझे अपन नेम देंगे ट्रायंगल ए from triangle ABC, ऐसे देखो this angle is 90 degree, okay 90 degree angle, 90 degree के opposite this is hypotenuse, इस angle के opposite this is perpendicular, our side की बनगी base, so this is hypotenuse, this one is perpendicular, this one is base, tangent alpha perpendicular to base, perpendicular हो गया f, base हो गया बेटा a वाली साइड r, so tangent alpha is equal to आ गया f by r। f का फॉर्मूला force of friction का फॉर्मूला v1, r वाला कैंसिल, so this is the relation between angle of friction and coefficient of friction। angle of friction का tangent coefficient of friction देखो, coefficient of friction की होता है तो मैं अपनी पिछली वीडियो च दस्या सीगा, जे नहीं पता coefficient of friction बारे तो पिछली वीडियो चेक करो बेटा, उस च मैं तुहानू जो laws of friction दस्से सी, मैं तुहानू coefficient of friction बारे दस्या सीगा भी एक सरफेस का म्यू, सिंबल का नाम की है म्यू, एक सरफेस का म्यू कांस्टेंट रहता है बट सरफेस टू सरफेस म्यू चेंज होता है। जेड़ा सरफेस जितना रफ होएगा उन्ना उसका म्यू ज़्यादा होएगा, जेड़ा सरफेस जितना स्मूथ होएगा उन्ना उसका म्यू घट होएगा। पिछले वीडियो च दस्सिया सी ना बेटा, तो असी किसी भी सरफेस का म्यू फाइंड कर सकते हैं जे सानू एंगल ऑफ फ्रिक्शन पता है। म्यू पता है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइंड कर सकते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पता है ਅਸੀਂ म्यू फाइंड कर सकते हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे इक्वल। सो दिस इज ऑल अबाउट एंगल ऑफ फ्रिक्शन और डेफिनेशन, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन एंड द रिलेशन विद म्यू। समझ आ गया बेटा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, डेफिनेशन पे आना समझ लो, फिर जिवें डेफिनेशन है उमें डायग्राम बना लो। डायग्राम एक ਅਸੀਂ वेट बनाया, एक नॉर्मल रिएक्शन बनाया, मोशन अगर अगे मतलब फ्रिक्शन पीछे होएगी,
फ्रिक्शन ते नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट कट गया बाय यूजिंग पैरेललोग्राम। आ रिजल्टेंट बन गया R1 इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। इस रिजल्टेंट को जो नॉर्मल रिएक्शन का एंगल होगा दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एंगल बन गया। फिर पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स की होंगी इक्वल, AF साइड है तो आर साइड की होगी बेटा F। इस ट्रायंगल पे ट्रिग्नोमेट्री लगा के रिलेशन बना, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ दूसरे एंगल बारे डिस्कस करते हैं दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। वो भी ध्यान ਨਾਲ समझो ये ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ रिलेशन बना रहे हैं या टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स यूज होंगे बेटा, न्यूमेरिकल्स यूज होंगे टर्म्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज बारे अपन नॉलेज होनी चाहिए, ओके। सो सेकंड टर्म इज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज की होंगे बेटा, इसको समझाने वास्ते मैं थोड़ा एक एग्जांपल देना, ठीक है। सपोज करो ये अपनी कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसके ऊपर कोई ब्लॉक पे है, ब्लॉक लाइक दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ब्लॉक पे ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ हॉरिजॉन्टल सरफेस है ਇਹਨੂੰ इंक्लाइंड करना स्टार्ट कर दो, ਇਹਨੂੰ टेढ़ा करना स्टार्ट कर दो बेटा, पानी थोड़ा टेढ़ा करना स्टार्ट कर दो, इट इज इंक्लाइंड एट सम एंगल। ये बेटा देखो टेढ़ा हो चुका है अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री या 15 डिग्री टेढ़ा हो चुके हैं, इंक्लाइंड हो चुके हैं, बट हले जेड़ा इसके ऊपर ब्लॉक पे है ये ब्लॉक रेस्ट चीज है, ठीक है। तुसी इनू टेढ़ा करी जाओ, टेढ़ा करी जाओ, एक स्टेज है जी आ जाएगी या एक एंगल है जा जाएगा जो ये जेड़ा ब्लॉक है ये जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन पे आ चुके हैं, ब्लॉक रीचेस जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन। जे मैं थोड़ा वो टेढ़ा करूंगा ये ब्लॉक मोशन चलेगा, इनो तो वो टेढ़ा कितना ये ब्लॉक जब तक ब्लॉक मोशन च नहीं आता वो तक टेढ़ा करेगा, ठीक है। चेक करो ये तो काफी टेढ़ा कर चुके हैं, उन्हें ब्लॉक मोशन च आ गया ना बेटा, नीचे गिर गया ना, तो जो ब्लॉक मोशन च आ गया उस तो जस्ट पहला एंगल, जस्ट पहला एंगल जो ये ब्लॉक इस सरफेस पे पिया सी एंड जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन पे सी, जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन उस वक्त इंक्लाइंड प्लेन का जो ये एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल सरफेस का, ठीक है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। समझ गए? मैं थोड़ा इतने भी समझाना, ध्यान से समझो। ये अपने को हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। तुसी इसके ऊपर ब्लॉक रख, कोई ब्लॉक रख, तो तुसी इनको हौली हौली टेढ़ा करना स्टार्ट करो, हौली हौली इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज करना स्टार्ट करो, हौली हौली एंगल बढ़ाइए। पहला तुसी इतना एंगल किया, फिर एंगल और इंक्रीज कर, फिर एंगल और इंक्रीज कर, हौली हौली एंगल बढ़ाइए, ठीक है। एंगल बेटा तब तक बढ़ाना है जब तक जेड़ा एक ब्लॉक है ये मोशन चली आती। एक एंगल बेटा ऐसा होगा जिस एंगल पे जेड़ा एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक, दिस ब्लॉक इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन, एक ब्लॉक जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन पे, ठीक है। जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन पे मतलब ये मोशन च नहीं है बट मोशन च आने वाला है। जे मैं इंक्लाइंड प्लेन
टेढ़ा करता नाल दी नाल मोशन चल रही, ठीक है। तो इस पोजीशन तो आ जिहड़ी पहले वाली पोजीशन है, जिस पोजीशन पे ब्लॉक जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन है, दैट एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज इन प्लेन, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। सो डेफिनेशन की बनी बेटा, एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन की बनी, इट may be defined as that angle of inclined plane, inclined plane मतलब जेड़ा plane plate है, that angle of inclined plane on which when we place an object, जिसके ऊपर जब उसी ऑब्जेक्ट रखिए, प्लेस एन ऑब्जेक्ट, देन it is just in point of motion, just at point of motion, sense बना लेना, it may be defined as that angle of inclined plane the O angle on which when we place an object, जिसके ऊपर जब उसी कोई ऑब्जेक्ट रखे, then it is just at the point of motion, वो ऑब्जेक्ट just at the point of motion पे होवे, मूव करने वाली होवे, that angle of inclined plane is known as angle of repose। इधर भी अपन रिलेशन बनाने बैठेंगे, थोड़ा ध्यान से समझो, मैं डायग्राम थोड़ी नीट एंड क्लीन बना रहा हूं, समझ आ गया ना बेटा तुम एंगल ऑफ रिपोज, तो मैं डायग्राम थोड़ी नीट एंड क्लीन क्रिएट कर, दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिस इज इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। अच्छा हम इसके ऊपर अपन ने कोई ब्लॉक रखे, having mass m, ठीक है, बिकॉज से एंगल ऑफ रिपोज तो जेड़ा है ब्लॉक है, इट इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन, ये ब्लॉक जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन है, मतलब मूव करने वाला होएगा, ठीक है। चलिए लिसन, इज द मास m है, मैं रिलेशन ड्राइव कर रहा हूं, डेफिनेशन तक क्लियर होगी ना। इंक्लाइंड प्लेन दा वो एंगल, जिस एंगल ते जदों तुसी कोई बॉडी रखो, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कोई बॉडी रखो, तो बॉडी किस होगी, जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन, दैट एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज, क्लियर। सब रिलेशन बनाने हैं, रिलेशन बनाने वास्ते डायग्राम को केयरफुली समझो, ध्यान, ठीक है। इज द मास m, इज द वेट कितना होगा, वेट mg, वेट किधर लगेगा, डाउनवर्ड, तो बेटा इज द वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउन, ठीक है। नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन बेटा सरफेस को 90 डिग्री, नॉर्मल डायरेक्शन इधर, सोच रहे होंगे कि इधर क्यों लग रही है, नॉर्मल डायरेक्शन तो ऊपर तो लगना होता है, नहीं बेटा, जे सरफेस हॉरिजॉन्टल है, जे सरफेस लाइक दिस, जे सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो नॉर्मल डायरेक्शन सरफेस को 90 डिग्री ऊपर मुड़ेगी, बट जे सरफेस इंक्लाइंड हो जाएगा तो नॉर्मल डायरेक्शन भी इंक्लाइंड हो जाएगा, क्योंकि इन्हें हमेशा सरफेस को 90 डिग्री पे लगना है, तो जेड़ा नॉर्मल डायरेक्शन है बेटा वो सरफेस को 90 डिग्री पे लगेगा, क्योंकि सरफेस इंक्लाइंड है तो नॉर्मल डायरेक्शन भी इंक्लाइंड है, सरफेस इंक्लाइंड हो गया, नॉर्मल डायरेक्शन भी इंक्लाइंड हो गया। अच्छा, जितना एंगल सरफेस इंक्लाइंड होए उतना ही एंगल नॉर्मल डायरेक्शन इंक्लाइंड हो जाएगा, जिਵੇਂ नॉर्मल डायरेक्शन जे सरफेस हॉरिजॉन्टल होता था, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर होगा, अगर सरफेस के आना
फिर नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर। जे सरफेस इंक्लाइंड होएगा तो नॉर्मल डायरेक्शन भी इंक्लाइंड होएगा। एंड जिन्ना एंगल थोड़ा सरफेस इंक्लाइंड होएगा, जिन्ना एंगल सरफेस टेढ़ा होएगा उतना ही एंगल नॉर्मल डायरेक्शन भी टेढ़ा होगा। मतलब ए एंगल थीटा है बेटा, आगे एंगल थीटा, जितना एंगल सरफेस इंक्लाइंड होएगा उतना ही एंगल नॉर्मल डायरेक्शन में इंक्लाइंड होएगा। ਤੁਸੀਂ अपने किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख के देख लियो कि जे सरफेस हॉरिजॉन्टल है फिर नॉर्मल डायरेक्शन देखो, जितना ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਕਲਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨॉर्मल डायरेक्शन इंक्लाइन होगी, जितना सरफेस इंक्लाइन उतना नॉर्मल डायरेक्शन इंक्लाइन होगी। मतलब जितना एंगल सरफेस बनाएगा हॉरिजॉन्टल ना उतना ही एंगल नॉर्मल डायरेक्शन में बनाएगा वर्टिकल। क्लियर, समझ गए? अच्छा सुनो केयरफुल, अगर ਅਸੀਂ आर वाली लाइन को पीछे प्रोड्यूस करनी है, आर वाली लाइन को पीछे प्रोड्यूस करनी है तो बेटा अगर ये एंगल थीटा है तो आगे एंगल थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इक्लाइन ना होगी, इक्लाइन ना होगी, दोनों लाइंस वाइज इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होंगे। तो ख्याल रखियो मैं ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ डायग्राम्स ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਐਂਗਲ ਵੇਟ ਤੇ ਆਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ, ठीक है? जिन्ना एंगल इंक्लाइन प्लेन का होएगा उतना ही एंगल वेट ते नॉर्मल डायरेक्शन वाली लाइन च होएगा। यह एंगल इस एंगल के इक्वल होएगा, आ वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होएगा। क्यों इक्वल होएगा बेटा? क्योंकि जिन्ना एंगल यह है उतना ही एंगल आ बनेगा, जिन्ना एंगल आ है उतना ही एंगल आ बनेगा। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो, अगर ये थीटा है तो आ थीटा, ये थीटा है तो आ थीटा, है ना? दोनों इक्वल हो। तो ख्याल रखो नेक्स्ट वीडियो से भी याद भी रखना है कि जितना एंगल आ बनेगा उतना ही एंगल वेट ते इस लाइन च बनेगा। क्लियर? सो लिसन, हुन तुसी mg ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, mg ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। mg ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੋਗੇ तो mg ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਨਗੇ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਵੈਕਟਰ ਚੈਪਟਰ ਚ, ਵੈਕਟਰਸ ਚੈਪਟਰ ਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। रेजोल्यूशन जो करते होंगे आप एक वेक्टर में दो कंपोनेंट से रिजॉल्व करते होंगे, एक बनाने होंगे उसे का cos कंपोनेंट, एक बनाने होंगे उसका sin कंपोनेंट, cos कंपोनेंट इधर लगता होगा जिधर एंगल बना हुआ है। तो बेटा mg का इधर भी साइड एंगल बना हुआ है, आ देखो थीटा बना हुआ है ना। mg को जो तुसी तोड़ोगे तो जिधर एंगल बना हुआ है इधर भी साइड केड़ा कंपोनेंट लग जाएगा बेटा mg cos थीटा ते cos वाले को 90 डिग्री पे, cos वाले को 90 डिग्री पे लगेगा mg sin थीटा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ mg ਤੇ ਕੰਸੰਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, mg ਤੇ ਕੰਸੰਟਰੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, mg ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤੇ ਕੰਸੰਟਰੇਟ ਕਰੋ। ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਨਾ mg cos थीटा ਤੇ mg sin थीटा ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਸੰਟਰੇਟ ਕਰੋ। mg ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲਗਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤੇ ਕੰਸੰਟਰੇਟ ਕਰੋ mg ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ mg cos थीटा है इसको कौन बैलेंस करेगा बेटा? r balances mg cos थीटा। ਜਿਹੜਾ r है वो mg cos थीटा को बैलेंस करेगा, ठीक है? r mg cos थीटा के इक्वल होएगा, ठीक है? अच्छा बॉडी जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन है, बॉडी इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन। बेटा इस ये बॉडी मूव नहीं कर रही बट इस मूव करने की आ चुकी है टेंडेंसी, क्योंकि बॉडी जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन पे है, इस मूव करने की टेंडेंसी है। किधर को मूव करने की टेंडेंसी है बेटा? बॉडी किधर को मूव करेगी? ऊपर को या नीचे को? इंक्लाइन प्लेन तो अपने इंक्लाइन प्लेन हौली हौली टेढ़ा करना स्टार्ट किया सी, टेढ़ा है ना, इंक्लाइन करना स्टार्ट किया सी। तो जब बॉडी उधर तक पहुंच गई इस मूव करने की टेंडेंसी किधर को आई है? नीचे को आई है। जे मूव करने की टेंडेंसी नीचे को आई है तो फ्रिक्शन किधर को आएगी? फ्रिक्शन आती है मोशन तो ऑपोजिट। बॉडी
क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही, बॉडी रेस्ट है, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही, बॉडी किस है, रेस्ट है। बॉडी जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन पे है, बॉडी जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन पे मतलब बॉडी हले मूव कर नहीं लगी, मूव करने वाली है, हले मूव नहीं कर रही, मूव करने वाली है। इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट है दैट मींस इससे ਜਿਹੜੀਆਂ फोर्सेस है एक दूसरे ਨਾਲ बैलेंस हो गया होंगी। आर ने किसको बैलेंस किया है, mg cos थीटा ਨੂੰ, f किसको बैलेंस करेगा, mg sin थीटा ਨੂੰ। f balances mg sin थीटा because body is at rest, क्योंकि जो बॉडी रेस्ट पे होती है उस ते ਜਿਹੜੀਆਂ ओपोजिट फोर्सेस लग रही होंगी ने वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही होंगी ने। ਜਿਹੜੀ फोर्स ऊपर को लग रही है वो नीचे वाली फोर्स को बैलेंस करेगी, ਜਿਹੜੀ डाउन द प्लेन लग रही है वो अप द प्लेन वाली फोर्स को बैलेंस करेगी। मतलब r balances mg cos थीटा एंड f balances mg sin थीटा। इतना समझ आ गया बेटा, समझ आ गया? क्योंकि बॉडी रेस्ट है, बॉडी मूव नहीं कर रही, इस करके बोले mg sin थीटा को बैलेंस करके कौन रखेगा, f इनु बैलेंस करेगा, r इनु बैलेंस करेगा एंड बॉडी किस रहेगी, रेस्ट। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟਰਮਸ ਆ ਗਏ, r किस इक्वल आ गया बेटा mg cos थीटा, f किस इक्वल आ गया mg sin थीटा। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में डिवाइड करो, डिवाइड सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट, f by r mg sin theta by mg cos, mg ना mg cancel, sin theta by cos theta, tan theta, f by r। force of friction का फार्मूला क्यों, μ याद है ना, force of friction का फार्मूला μ r ना cancel, tan theta is equal to μ। एंगल ऑफ रिपोज का भी टेंजेंट म्यू दे इक्वल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का भी टेंजेंट बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का भी टेंजेंट म्यू दे इक्वल सी, एंगल ऑफ रिपोज का भी टेंजेंट म्यू दे इक्वल है ना। ਇਹਦਾ मतलब ये होया भी जे ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਦੀ, इक्वेट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट नाल टेंजेंट कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, मतलब एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल होते हैं इंक्लाइंड प्लेन में। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन सेम थिंग। ओके बेटा, तो मुझे सारा समझ आ गया। टेल मी एंगल ऑफ रिपोज की होता बेटा, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? एंगल ऑफ रिपोज इंक्लाइंड प्लेन का वो एंगल होता है, दैट एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन है ना, at which when we place a body then it is just at the point of motion, वो मूव करने वाली होगी, मूव नहीं करेगी, मूव करने वाली होगी। अपन इस ब्लॉक का मास m लेट कितना, that is the weight always acting vertically downward, normal action जे सरफेस हॉरिजॉन्टल होता तो नॉर्मल एक्शन ऊपर को लगता, क्योंकि सरफेस इंक्लाइंड है तो नॉर्मल एक्शन भी इंक्लाइंड हो जाएगा। जितना एंगल सरफेस इंक्लाइंड होएगा उतना ही एंगल नॉर्मल एक्शन थीटा होगा। अगर ये थीटा एंगल भी इंक्लाइंड है तो अभी थीटा एंगल, और अगर आप आर वाली लाइन को पीछे प्रोड्यूस करिए तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। फिर अपन ये mg को की करते हैं रिजॉल्व, जिधर कंपोनेंट लगा हुआ है, जिधर एंगल बना हुआ है उधर लगेगा mg cos थीटा कंपोनेंट, cos आगे तो 90 डिग्री पे लगेगा mg sin थीटा। ठीक है, mg ਦੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, क्योंकि mg ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਚੋਂ ਇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ r ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ r ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, r mg cos थीटा ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ r ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ r ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ mg cos थीटा, ਤਾਂ mg sin थीटा ਕਰ ड्यू टू mg sin थीटा कर बॉडी च मूव करने की टेंडेंसी किधर को आएगी, नीचे। बॉडी च मूव करने की टेंडेंसी नीचे को आएगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगी, अपवर्ड, क्योंकि बॉडी रेस्ट है, दैट मींस इस बॉडी पे जितनी ऊपर को फोर्स लग रही है उतनी ही नीचे।
दैट मींस फ्रिक्शन ने mg sin थीटा को बैलेंस करके रखना है एंड फ्रिक्शन mg sin थीटा को बैलेंस करेगी एंड बॉडी किस रहेगी रेस्ट क्योंकि बॉडी रेस्ट है इस करके फ्रिक्शन mg sin थीटा को बैलेंस करके रखेगी इथों ਅਸੀਂ रिलेशन कर समझ गए सो दिस इज अबाउट एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपल्शन होप यू अंडरस्टैंड थैंक यू वेरी मच